नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बंगाल में फिर हत्या, बीरभूम हिंसा के बाद अब नादिया में तृणमूल नेता को गोलियों से भूना, अगली में महिला पार्षद को कार से रौंदा। कोरोना फिर बढ़ी, कोरोना संक्रमितों की संख्या बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 20,000 के पार। यूपी में सरकार गठन की कवायद तेज, मंत्रिमंडल पर मंथन के बीच आज विधानमंडल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार, धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। महंगे गैस तेल के खिलाफ दूसरे दिन भी हंगामा, नहीं चल सके दोनों सदन, विपक्ष ने किया बहिष्कार। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बीरभूम जिले में हुई 10 लोगों की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा और अब नादिया में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना बुधवार देर रात हुई। मृतक का नाम सहदेव मंडल बताया जा रहा है। वह नादिया जिले में टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता थे। सहदेव की पत्नी अनीमा मंडल बगुला की पंचायत सदस्य है। उधर हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल कांग्रेस की महिला पार्षद को कार से रौंदने की कोशिश भी की गई। नादिया में सहदेव मंडल बुधवार रात लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। लोगों ने उन्हें बगुला के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर उन्हें कृष्णा नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तारकेश्वर में महिला पार्षद रूपा सरकार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले महीने नगर निकाय के चुनाव हुए थे और इसके बाद से लगातार राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीरभूम में हिंसा की शुरुआती टीएमसी के एक पंचायत नेता की हत्या से हुई थी और इसकी आशंका जताई जा रही है कि बीरभूम के रामपुर हाट जैसी हिंसा कहीं नादिया में ना हो जाए। रामपुर में भादु शेख की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 21 मार्च को पूरे जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, इनके घरों को आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 1938 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 150 अधिक है। इस दौरान 67 लोगों की मौत भी हुई है और 2531 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 22,427 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो यह केवल 0.29% रह गई है, जो कि राहत भरी खबर है। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 132 केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ आज रात तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। योगी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को शाम 4 बजे कान्हा स्टेडियम में होगा। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 4 बजे लोक भवन में होने वाली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी शाम को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। उधर 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के कद्दावर नेता सूर्य प्रताप शाही, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का नाम भी चर्चा में है। सूत्र के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बेबी रानी राज्यपाल रह चुकी हैं, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाने के लिए जगह विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद ही देना उचित होगा। 4 राज्यों के चुनाव में दमदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पहले राज्य के शपथ ग्रहण को भव्य बनाकर कई मायनों में 2024 का एजेंडा सेट करने का काम किया है। इस एजेंडे में सबसे ऊपर हिंदुत्व कार्ड है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने देवभूमि से की है। भले ही राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ भाजपा के लिए वह मुद्दा कुछ हल्का पड़ा हो, लेकिन हिंदुत्व कार्ड आज भी पूरी शिद्दत से चल रहा है। यूपी हो या उत्तराखंड, विधानसभा चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली है। इसकी कांग्रेस को चिंतन से निकलकर निचोड़ भी जो है कांग्रेस कर रही है और चुनाव में उसे सबसे अधिक नुकसान धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से हुआ है। बुधवार को जब परेड ग्राउंड में सीएम धामी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जिसकी भव्यता और नेताओं व संतों की मौजूदगी के सियासी माने भी निकाले जा रहे थे
और इसे 2024 के आम चुनाव के लिए देवभूमि से हिंदुत्व की मजबूती शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के दिन की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना से हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम बड़े नेताओं, विधायकों, संगठन पदाधिकारियों ने सुबह मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद परेड ग्राउंड का मंच सजा। यहाँ का नजारा अलग था। हरिद्वार से संत समाज को विशेष आमंत्रण देने के साथ ही ग्राउंड में उन्हें अलग से बैठने के लिए एक मंच भी दिया गया था। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि पर चर्चा को लेकर अड़े विपक्ष का हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। नतीजे में दोनों सदन कुछ देर के लिए स्थगित करने पड़े। कांग्रेस के नेतृत्व में वामपंथी और सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पहले से सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा स्थगित कर नियम 267 के तहत नोटिस पर महंगाई पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सभापति नायडू ने मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि अनुदान मांगों पर बहस के दौरान चर्चा हो सकती है। नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नायडू ने हंगामा कर रहे सदनों से शून्यकाल चलने को आग्रह भी किया, लेकिन व्यवधान जारी रहने पर कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में सोनिया गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा को लेकर कमाल सवाली। सोनिया ने न केवल अपनी पार्टी बल्कि अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों को भी प्रश्नकाल का बहिष्कार करने का निर्देश देती दिखी। सोनिया ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों का अधिक सक्रियता के साथ नेतृत्व किया। कांग्रेस सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। इस कारण कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बंगाल में फिर हत्या। बीरभूम हिंसा के बाद अब नादिया में तृणमूल नेता को गोलियों से भूना। अगली में महिला पार्षद को कार से रौंदा। कोरोना फिर बढ़ी। कोरोना संक्रमितों की संख्या बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 20,000 के पार। यूपी में सरकार गठन की कवायद तेज। मंत्रिमंडल पर मंथन के बीच आज विधानमंडल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार। धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। महंगे गैस तेल के खिलाफ दूसरे दिन भी हंगामा। नहीं चल सके दोनों सदन। विपक्ष ने किया बहिष्कार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगी। श्रद्धालुओं और अन्य नागरिकों को अगले साल दिसंबर के बाद से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन या नेपाल से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि दिसंबर 2023 तक सड़क बनने के बाद श्रद्धालु पिथौरागढ़ से सीधे सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सकेंगे। चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक महत्व की घट्टा बगड़ लिपुलेख सड़क 2 साल में पक्की बन जाएगी। इस सड़क के चौड़ीकरण और पक्की होने से कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ सुरक्षा बलों और नागरिकों की आवाजाही भी सुगम हो जाएगी। वर्ष 2006 में गर्भाधार से लिपुलेख तक सड़क का निर्माण शुरू किया गया था। वर्ष 2012 तक इस सड़क का कार्यकाल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तय समय पर सड़क नहीं कट सकी। मालपा सहित अन्य स्थानों पर बेहद कठोर चट्टानों को काटने के लिए आधुनिक मशीनों को हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाया गया था। बीआरओ के लंबे प्रयासों के बाद चीन सीमा को जोड़ने वाली 95 किलोमीटर लंबी इस घट्टा बगड़ लिपुलेख सड़क की कटिंग का कार्य जून 2020 में पूरा हो पाया। रूस और यूक्रेन के बीच 29वें दिन भी भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं और इस बीच रात में सड़क पर
निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा और दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आजादी के समर्थन में काम करते हैं, लेकिन युद्ध जारी है। यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ आतंक जारी है। युद्ध को 1 महीना बीत गया है। इतना लंबा युद्ध मेरा दिल सभी यूक्रेनियन और धरती पर हर स्वतंत्र व्यक्तियों के दिलों को तोड़ देता है। इसलिए मैं आपसे युद्ध का विरोध करने के लिए कहता हूं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं जो स्वतंत्रता के समर्थन में, यूक्रेन के समर्थन में काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध जारी है। शांतिपूर्ण लोगों के खिलाफ क्रूरता 1 महीने से चल रही है और इसलिए मैं आपसे रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने की आवाज उठाने के लिए आग्रह करता हूं। अपने दफ्तरों, अपने घरों, अपने स्कूलों और यूनिवर्सिटी से आए और शांति के नाम पर यूक्रेन का समर्थन करें। दिल्ली में अब सीएनजी गैस के लिए भी लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दिल्ली में आज से सीएनजी के दाम में 50 पैसे का इजाफा हो गया है। आज से सीएनजी के लिए 59 रुपए 1 पैसे की बजाय अब 59 रुपए 51 पैसे चुकाने होंगे और इससे उनकी गाड़ियों को चलाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन बढ़ते हुए दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट के जरिए सभी बढ़े हुए दामों का हवाला देते हुए सुबह को महंगाई वाली मॉर्निंग करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अब घर की गैस के साथ ऑटो, टैक्सी, बस किराया भी बढ़ेगा। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने घरेलू पाइप नेचुरल गैस के दाम में इजाफा कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम 1 रुपए पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद पीएनजी 36.61 रुपए प्रति यूनिट पर मिलेगी। नए दाम आज से यानी कि 24 मार्च 2022 से लागू हो चुके हैं। 22 मार्च को ही घरेलू एलपीजी के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो दर्दनाक घटना घटी उसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गर्म कर दिया है। इस घटना में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब राजनीतिक दलों के बीच वहां पहुंचकर रोटियां सेकने की होड़ भी लग गई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल का दौरा करेंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन और बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी बीरभूम जाएगा। वहीं दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा और इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कल शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में राज्य बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को घटनास्थल तक पहुंचने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी रामपुर हाट के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इस नरसंहार के शिकार हुए घायलों से मुलाकात उन्होंने की। राज्य बीजेपी के दल को रोकने के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा ने 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जो आज बीरभूमि का दौरा करेगा। इस दल में 4 पूर्व आईपीएस हैं। ये टीम घटना वाली जगह पर जाएगी, सही जानकारी के साथ जांच करेगी और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेगी। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। कोरोना महामारी से दुनिया भर में अभी भी जंग जारी है। दुनिया के कई देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। अमेरिका में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं और अमेरिका में ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में BA.2 वेरिएंट का तेजी से प्रसार हो रहा है। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को कांग्रेस से नए फंडिंग को पारित करने और भविष्य के उपचार और टीकों की आपूर्ति को लेकर योजना बनाने का आग्रह किया है। देश में वर्तमान में प्रतिदिन औसत 28,600 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि ये जनवरी में देखे गए 8 लाख से अधिक औसत दैनिक संक्रमणों के मामलों से काफी नीचे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में कोविड-19 से रोजाना करीब 900 लोगों की जान जा रही है। इस बीमारी की वजह से अब तक कुल 10 लाख लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक रोशेल वालेस्की ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये एक नई लहर की शुरुआती संकेत है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क राज्य और न्यूयॉर्क शहर में रिपोर्ट किए गए कोविड-19 मामलों में थोड़ा इजाफा देखा गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बंगाल में फिर हत्या, बीरभूम हिंसा के बाद अब नादिया में तृणमूल नेता को गोलियों से भूना, अगली में महिला पार्षद को कार से रौंदा। कोरोना फिर बढ़ी, कोरोना संक्रमितों की संख्या बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 20,000 के पार। यूपी में सरकार गठन की कवायद तेज, मंत्रिमंडल पर मंथन के बीच आज विधानमंडल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ।
देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार, धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। महंगे गैस तेल के खिलाफ दूसरे दिन भी हंगामा, नहीं चल सके दोनों सदन, विपक्ष ने किया बहिष्कार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में वीवीआईपी विधायक बीजेपी में क्या है कि कई समीकरण ही बदल गए। वीआईपी के 3 विधायकों राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और केशरी लाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके साथ ही बिहार में बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं बहुमत के आंकड़ों में भी अब बदलाव देखा जा सकता है। वीआईपी के 3 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी का साथ देने का मन बना लिया है। ऐसे में अब राजद की जगह बीजेपी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार में राजद के 75 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या 74 थी। 3 वीआईपी विधायकों के बीजेपी में आने से पार्टी के विधायकों की संख्या 77 हो गई है। ऐसे में अब बीजेपी राज्य में पहले नंबर की पार्टी हो गई है। वहीं राजद संख्या बल के मामले में दूसरे नंबर पर चली गई है। वहीं तीसरे नंबर पर जदयू है, जिसके पास कुल 75 विधायक हैं। और इसके अलावा एक और समीकरण में बदलाव हुआ है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है, लेकिन वर्तमान में बोचहा सीट और वीआईपी विधायक के निधन से खाली हुई है। अगर उसे निकाल दिया जाए तो 242 विधायक होते हैं। वहीं राज्य में बीजेपी के पास अब कुल 77 विधायक हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी हमले से यूक्रेन में हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों और आर्थिक सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार देर रात कहा कि ब्रिटेन रूसी सेना से लड़ने में मदद करने के लिए यूक्रेन की सेना को 6000 मिसाइल और $33 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। सैन्य सहायता में टैंक रोधी और हाई विस्फोटक हथियार शामिल हैं। नाटो और G7 नेताओं के साथ बैठक में इस बात पर भी सहमति बन सकती है कि यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ अभी तक पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बोरिस जॉनसन यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी देशों से आग्रह करेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि खुफिया सहित यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भागीदारों के साथ काम करने के लिए ब्रिटेन के इरादे को विस्तार से बताएं। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के लिए नए समर्थन पैकेज का खुलासा करते हुए एक बयान में कहा है कि जब रूस और यूक्रेन के कस्बों और शहरों को बर्बाद कर रहा है, ऐसे में हम खड़े नहीं रह सकते। हमें भी आगे आकर कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 1 महीना हो चुका है। आज ही के दिन 24 फरवरी को रूस की रेड आर्मी यूक्रेन में घुसी थी, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन को झुका नहीं पाई और अब संयुक्त राष्ट्र परिषद में मिली हार ने भी रूस का मनोबल तोड़ दिया है। देर रात हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बिना इसी वजह बताए हुए और इस वजह से प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले। इसमें भारत भी शामिल था। प्रस्ताव के समर्थन से सिर्फ रूस और चीन ने वोट किया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं देकर भारत ने फिर साबित कर दिया है कि हम यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ हैं और ना कि किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। इससे पहले भी पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी भारत ने यही रुख अपनाया था, जिसको लेकर कई नाटो देश ने सवाल खड़े किए थे। क्रिकेट के मैदान में अपनी स्विंग गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने वाले इमरान खान सियासी पिच पर विपक्ष की लूटी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के रूप में ग्राउंडी रूपी में अंपायर भी लगभग उन्हें आउट ही दे चुके हैं, लेकिन इमरान खान थर्ड अंपायर यानी अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग फैसले तक सियासी पिच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने फिर कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले किसी भी कीमत पर वो इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही वोटिंग से पहले उन्होंने कहा है कि बाद में वोटिंग के बाद कई चीजें जो है बदल जाएंगी। आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ
25 से 28 मार्च के बीच नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और इमरान खान के पास कुर्सी छोड़ने के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। वहीं खुद कप्तान इमरान खान इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वह जीत का दम भर रहे हैं। इमरान खान ने मीडिया में बातचीत में तख्ता पलट के अटकलों पर भी विराम लगाते हुए कहा कि सेना से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। वहीं इमरान खान के दावों से अलग विपक्षी दलों ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। मलकंद में पीपीपी की एक रैली में बिलावल भुट्टो ने इमरान को चूहा तक कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल ने यह भी कहा कि इमरान खान को पता है कि वो सिर्फ गुंडागर्दी के सहारे जीत सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं चलेगी। कोई उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। लोगों को ऐसे शख्स को पीएम पद से हटाना ही होगा। भारत ने गेहूं की 5वीं खेप अफगानिस्तान भेजी है। अटारी वाघा सीमा के रास्ते मानवीय सहायता अफगानिस्तान भेजी गई है। खाद्यान्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने मानवीय सहायता के आधार पर पहली खेप 26 फरवरी को भेजी थी। 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप 50 ट्रकों से जलालाबाद भेजी गई। 5वीं खेप भारत ने अटारी वाघा सीमा के रास्ते 2000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। भारत अब तक 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए पाकिस्तान से ट्रांजिट सुविधा का अनुरोध किया था। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान को प्रस्ताव भेजा था कि पाकिस्तान की अनुमति के बाद यह मानवीय सहायता लगातार भेजी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बंगाल में फिर हत्या। बीरभूम हिंसा के बाद अब नादिया में तृणमूल नेता को गोलियों से भूना। अगली में महिला पार्षद को कार से रौंदा। कोरोना फिर बढ़ी। कोरोना संक्रमितों की संख्या बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 20,000 के पार। यूपी में सरकार गठन की कवायद तेज। मंत्रिमंडल पर मंथन के बीच आज विधानमंडल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार। धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। महंगे गैस तेल के खिलाफ दूसरे दिन भी हंगामा। नहीं चल सके दोनों सदन। विपक्ष ने किया बहिष्कार।